ठीक है फिर सब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कैपेसिटेंस। अब ये आपका बेसिकली कैपेसिटेंस क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिएगा जो भी अगर आप मशीन पढ़ेंगे, पावर सिस्टम पढ़ेंगे, एनालॉग पढ़ेंगे, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे वहाँ पर कैपेसिटर का आपका यूज़ होता है। तो ये आपका बहुत ही बेसिक एलिमेंट है, बट इसको जो है ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने रेजिस्टेंस जो पढ़ रखा है, अब कैपेसिटेंस की बारी है कि यहाँ पर कैपेसिटेंस बेसिकली होता क्या है और ये आपका जो काम क्या करता है। तो देखिएगा कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटर एक ऐसा एलिमेंट होता है विच कैन, ये आपका स्टोर करता है, विच कैन स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विच कैन स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है, तो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमारे पास इंडक्टर होता है। ठीक है, इंडक्टर आपका जो है मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, वैसे ही जो आपका कैपेसिटर होता है ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, इसको हम लोग बेसिकली जो है डिनोट किससे करते हैं, तो ये आपका जो है डिनोट इस तरह से होता है, पैरेलल प्लेट से हम लोग यहाँ पर जो है दो पैरेलल लाइन से इसको हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ये आपका ऐसे भी बना होता है, तो ये भी आपका जो कैपेसिटर होता है। टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर भी होते हैं, अलग अलग हो गए, वो हम लोग जो लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है ना, पहले हम लोग जो कैपेसिटर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोरिंग एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको सप्लाई AC या फिर DC दोनों ही दे सकते हैं। तो लेट अस टेक कि मैंने सबसे पहले जो है कैपेसिटर को लिया और यहां पर जो है DC सप्लाई दिया। ठीक है ना, ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने यहां पर जो है कैपेसिटर को लिया और यहां पर जो मैंने सप्लाई दिया है दैट इज द DC। ठीक है, और नेक्स्ट हमने एक केस और लिया और वहां पर हमने जो है सप्लाई क्या दिया, AC दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत लोग को यहां पर जो कंफ्यूजन भी होता है कि हाउ द कैपेसिटर विल बिहेव व्हेन द सप्लाई इज AC एंड व्हेन द सप्लाई इज DC। ठीक है, लेट अस टेक यहां पर V वोल्टेज आपने जो है DC का दिया था, ये आपका पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी था एंड दैट इज द नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी। ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या है, VAC है। सबसे पहले हम लोग यहां पर जो है DC के लिए देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं यहां पर जो है DC से कनेक्ट करूंगा तो आप मुझको ये बताइए, ये जो पॉजिटिव आपके जो चार्जेस हैं ये आपके यहां पर जाकर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका प्लेट कैसा है, मेटल का प्लेट है, वो भी कंडक्टिंग प्लेट है। प्लेट कैसा है, मेटल का प्लेट है या फिर जो कंडक्टिंग प्लेट है। तो ये जो आपके पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो सब जाकर के यहां पर इकट्ठा हो जाएंगे और यहां पर जो आपका नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव चार्जेस जाकर के यहां पर इकट्ठा हो जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जब जाकर आपके इकट्ठा हो जाएंगे, और वो भी कितना इकट्ठा होंगे, जितना यहां पर होगा उतने ही चार्ज वहां पर भी होंगे, जितना यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां पर भी होंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर बोलता हूं दिस इज द 5 वोल्ट बैटरी, इट मींस दैट दिस कैपेसिटर विल आल्सो बिहेव एज द 5 वोल्ट बैटरी। अगर यहां पर और यहां पर वोल्टेज सेम हो जाए तो क्या कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस है, नहीं है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो क्या कहीं पर करंट फ्लो होगी, नहीं फ्लो होगी। इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर एग्जैक्टली उतना ही वोल्टेज से चार्ज हो गया जितना वोल्टेज आपने जो है दिया था, दैट इज कॉल्ड एज द 5 वोल्ट। इट मींस दैट द कैपेसिटर चार्जेस फ्रॉम द DC वोल्टेज। ठीक है ना, DC वोल्टेज से आपका यहां पर जो चार्ज होता है वो भी कितने वोल्टेज से, 5 वोल्टेज आपने दिया तो 5 वोल्टेज इसकी भी वोल्टेज हो गई। बात क्लियर है। अब यहां पर क्या है, ये चार्जेस आपस में मूव क्यों नहीं है, क्यों नहीं किए, व्हाट इज द रीजन किया है ये चार्जेस आपस में जो मूव नहीं किए। इसका रीजन सिर्फ ये है कि यहां पर बीच में आपके पास क्या है, देखिएगा बीच में यहां पर आपका जो है डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक है या फिर एयर है या फिर कुछ भी इंसुलेटर है, एयर है। एयर में आपका जो है चार्जेस मूव नहीं कर सकते, उनके पास कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। इट मींस दैट हियर जो आपका अंदर का जो आपका पोर्शन है इसमें आपका क्या है, इसमें आपका जो है डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं या फिर इसको जो है इंसुलेटर ही बोलते हैं। ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर। ठीक है ना, यहां पर आपका जो है एयर भी हो सकता है, एयर आल्सो वर्क्स एज द इंसुलेटर। ठीक है ना, तो अब यहां पर अगर इंसुलेटर है तो क्या चार्जेस आपके जो मूव करेंगे, नहीं मूव करेंगे। अगर कंडक्टर हो तो वहां पर चार्जेस आपके जो मूव कर जाता है। ठीक है ना, तो जो आपका कैपेसिटर है वो आपका जो DC से चार्ज हो गया, ये यहां तक बात क्लियर होगी, किसी को यहां कोई जो है दिक्कत नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट जो हम लोग जो केस देखने वाले हैं, व्हाट इज द इफेक्ट, अगर आपका जो है यहां पर जो है आपने ले लिया है क्या, AC ले लिया, तो यहां पर क्या इफेक्ट आएगा। देखिएगा बहुत ही सिंपल है। AC में क्या आता है, आपकी पॉजिटिव साइकिल आती है और आपकी जो है नेगेटिव साइकिल आती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्लस एंड माइनस। जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो यहां पर पॉजिटिव आएगा और यहां पर नेगेटिव आएगा, चार्जेस आपके जो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस विल एक्यूमुलेट हियर, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव सारे चार्जेस यहां पर जो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। भैया एक साइकिल में
एक आधी साइकिल आएगी तो पॉजिटिव चार्ज आपके जो है यहां जाकर एक्यूमुलेट हो गए, नेगेटिव साइकिल आएगी तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या है नेगेटिव आ गया है, तो अब जो नेगेटिव था वो आपका पॉजिटिव हो गया, एंड पॉजिटिव इज नेगेटिव, इट मींस दैट प्लस चार्ज विल बी एक्यूमुलेटेड हियर एंड नेगेटिव चार्ज विल बी एक्यूमुलेटेड हियर, इट मींस दैट नाउ दे विल बिकम द न्यूट्रल, ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आ गए, तो इसका मतलब क्या है, ये फाइनली किसी वोल्टेज से चार्ज नहीं हो पाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव वो जो है नेगेटिव आता रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर जो आपका होता है वो आपके एसी को क्या करता है, फ्लो करने देता है। देखिएगा एसी से आपका जो चार्ज नहीं हो रहा है, तो एसी को ये आपका क्या कर रहा है, पास कर रहा है, लेकिन डीसी को ब्लॉक कर रहा है, और जब डीसी को ब्लॉक कर रहा था, जब ये डीसी को ब्लॉक कर रहा था तभी ये आपका जो है डीसी से चार्ज हुआ था, ठीक है ना। जब ये डीसी को ब्लॉक किया था, यहां पर कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही थी, इसका मतलब इससे ये आपका जो है डीसी से चार्ज हो गया है, ठीक है ना, डीसी से चार्ज हुआ, लेकिन एसी से आपका जो चार्ज नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आता रहेगा, तो यहां पर एसी जो करंट होगी वो आपकी जो फ्लो कर जाएगी, बट डीसी वाली आपके जो फ्लो नहीं कर पाएगी, क्योंकि डीसी में आपका जो जाकर के यहां पर एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे। बात क्लियर है? तो ये बात आपको जो क्लियर हो गई कि यहां पर एसी में क्या होता है और डीसी में क्या होता है। इसीलिए देखिएगा एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब इस चीज को भी यहां पर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, इस बात को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, एक्सी से दिखाते हैं। एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1/ओमेगा इंटू सी होता है। ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू एफ हो गया, 2 एफ इंटू सी। अच्छा, इसका जो यूनिट होता है दैट इज द ओम, ओम में इसका जो यूनिट होता है। अगर मैं बात करता हूं डीसी में, तो डीसी में फ्रीक्वेंसी कितना होता है, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 0, एंड इन केस ऑफ द एसी फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू समथिंग, कुछ तो वैल्यू होगी, लेट अस टेक की 50 हर्ट्ज यहां पर ले लेता हूं। तो अगर आप डीसी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, अगर आप जो है 0 पुट करेंगे, तो एक्सी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सी विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट इन केस ऑफ द डीसी, और एसी में अगर आप जो 50 पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ रिएक्टेंस की वैल्यू आएगी। तो डीसी में अगर यहां पर आप जो है देख सकते हैं कि डीसी में अगर आपके पास जो है यहां पर रिएक्टेंस की वैल्यू जो इनफाइनाइट आ गई, इसका मतलब इनफाइनाइट इंपीडेंस आ रहा है इन केस ऑफ द डीसी, तो डीसी में करंट आपकी जो फ्लो नहीं होगी। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि डीसी में ब्लॉक करता है कौन, कैपेसिटर जो है डीसी को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से वो डीसी से चार्ज हो जाता है, और इन केस ऑफ द एसी कुछ रिएक्टेंस आएगा, तो भाई रिएक्टेंस आएगा तो इसका मतलब क्या है, कुछ भी वहां पर रेजिस्टेंस होगा लेकिन करंट तो फ्लो होगी, कुछ ना कुछ तो करंट वहां पर जो फ्लो होगी, तो इसका मतलब क्या, एसी को वो आपका जो पास कर देता है, लेकिन डीसी से वो आपका जो ब्लॉक होता है, डीसी को ब्लॉक करता है और डीसी से वो आपका चार्ज होता है। तो इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, और वैसे एग्जाम में छोड़िए, ये बात बहुत बार इंटरव्यू में पूछी जाती है कि आपका कैपेसिटर जो कैसे बिहेव करता है, अच्छे इंटरव्यूज में आता है, और यहां तक कि कई बार पूछा भी गया मुझसे भी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज को जो है ध्यान रखिएगा कि यहां पर कैपेसिटर जो है कैसे आपका जो है डीसी को ब्लॉक कर रहा है और कैसे एसी को फ्लो करा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका जो कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटेंस जो आपका होता है, कैपेसिटेंस आपकी प्रॉपर्टी, ये बात ध्यान समझिएगा कि कैपेसिटेंस इज ए प्रॉपर्टी और कैपेसिटर इज ए एलिमेंट। कैपेसिटर एक आपका फिजिकल एलिमेंट है एंड कैपेसिटेंस इज इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, तो ये बात तो आपको जो क्लियर हो गई कि कैपेसिटर आपका जो कैसे होता है और कैसे कैपेसिटर में आपका जो है ब्लॉक क्या करता है, या फिर जो है किस में ब्लॉक कर रहा है और किस में जो फ्लो करा रहा है, ठीक है। अच्छा, लेट अस टेक कि मैंने यहां पर एक कैपेसिटर ले लिया, ध्यान से देखिएगा, आपके पास यहां पर एक जो है कैपेसिटर आ गया और इसको मैंने जो है डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, दिस इज द वीडीसी, ठीक है, और ये कैपेसिटेंस सी हो गया। अच्छा, मुझको आप ये बताइए कि मैंने आपको जो है वोल्टेज का फॉर्मूला बताया था, पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था, V इज इक्वल टू मैंने आपको बताया है Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू d। इट मीन्स दैट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। चार्ज जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। इट मीन्स दैट द वोल्टेज और पोटेंशियल और Q इज डायरेक्टली रिलेटेड। It means that if the charges are increasing, the voltage will also be increasing और वाइस वर्सा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर जो बोल रहा हूं कि मेरा वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो हमारा चार्ज भी इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है, या फिर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, बहुत आपका वाइस वर्सा बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा Q इज इक्वल टू क्या आ गया,
अब यहां पर देखिएगा Q इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, Q इज प्रोपोर्शनल टू V आ गया। अगर मैं यहां पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूं तो देखें तो यहां पे Q क्या हो गया, अगर मैं यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊंगा तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V। यहां पर C क्या है, आपका कैपेसिटेंस है। सिंपल सी बात है, यहां पर मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड एज द कैपेसिटेंस। तो C इज इक्वल टू, आप यहां पर देख सकते हैं कि C इज इक्वल टू क्या आ गया, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, या फिर Q इज इक्वल टू CV। पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर का यहां पर कैपेसिटेंस कितना आता है, ठीक है ना, उसको यहां पर जो फाइंड आउट करने वाले। यहां पर देख सकते हैं आपके पास जो है दो पैरेलल प्लेट है, इनका एरिया, प्लेट का एरिया क्या है, A है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज द D। D इज द डिस्टेंस ऑफ द, D इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, देखिएगा D इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, या फिर D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि यहां पर आपका जो प्लेट के बीच में एग्जैक्टली पूरा यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा, यहां पर Q आपका ये वाले प्लेट का चार्ज हो गया और माइनस Q ये वाले प्लेट का चार्ज हो गया। दोनों के बीच में जो पोटेंशियल पैड है दैट इज कॉल्ड एज द V, ठीक है। अच्छा, एक बात मुझको ये बताइए, मैंने आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी बताया था। तो E इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था E इज इक्वल टू क्या होता है, V डिवाइड बाई D। अगर आपके पास पोटेंशियल आपको पता है तो V, अगर आप उससे जो है उसको V को अगर आप जो है D से डिवाइड कर देंगे तो आपको जो है E मिल जाएगा। या फिर आप समझिएगा E में अगर मैं जो D का मल्टीप्लाई कर दूंगा, D का मतलब क्या है, वहां पर आपका जो है एक लेंथ है, मीटर में आएगा, ठीक है ना। तो E इंटू मैं R का मल्टीप्लाई करूं, वहां मैंने R बताया था, तो E इंटू R विल बी इक्वल टू V। तो सिंपल सी बात है, वही चीज यहां पर भी है, E इज इक्वल टू V बाई D मैंने बस लिखा और कुछ नहीं लिखा, ठीक है। अच्छा, सिग्मा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द फ्लक्स डेंसिटी। ये क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया विल बी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, भी मैं यहां पर जो बोल सकता हूं। सिंपल से बताओ कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज होता है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ई। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ई, ठीक है। मैं यहां पर इसको जो लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, Q डिवाइड बाई A, Q डिवाइड बाई A, इसको मैंने यहां से ले लिया, इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ई की जगह मैं लिख सकता हूं V डिवाइड बाई D, V डिवाइड बाई D, ठीक है। यहां तक किसी कोई जो दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, Q में अगर मैं यहां पर जो V को इधर ले आऊं तो Q डिवाइड बाई V विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू A डिवाइड बाई D। V को इधर ले आया और A को इधर कर दिया, तो Q बाई V इज इक्वल टू कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू A बाई D। थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो है क्या बताया, Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V होता है। तो Q बाई V इज इक्वल टू कितना आता है, C आता है। तो Q बाई V इज इक्वल टू कितना आ गया, C आ गया, दैट इज कॉल्ड एज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट। तो इसको मैं इजी वे में लिख सकता हूं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और हमेशा ध्यान रखिएगा, C इज इक्वल टू कितना आता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू A डिवाइड बाई D। इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच आर 95% यूज्ड, ठीक है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको जो मैक्सिमम यूज होते हैं और उनका कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू A बाई D, वेयर द वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन नॉट इज 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 12 फैराड पर मीटर, एंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन आर यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी होता है ऑफ द मीडियम, और यहां पर मीडियम आपका जो डाइलेक्ट्रिक यूज हो रहा है वो डाइलेक्ट्रिक गिवन होगा कि वहां पर एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक आपको जो है क्या रखना है। हो सकता है वहां पर एयर हो, माइका हो, या फिर सपोज दैट कि वहां पर आपका वैक्स रखा हो, कोई भी यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल रखा होगा, ठीक है ना। और वहां पर एप्सिलॉन आर आपको जो है मेंशन्ड होगा, तो वहां से आप जो कैपेसिटेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करें। C इज इक्वल टू कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर A बाई D, ठीक है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ध्यान रखिएगा इसका जो यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड एज द फैराड होता है। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैराड में होता है, बट कॉमर्शियली जो हम लोग यूज करते हैं माइक्रो फैराड, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है माइक्रो जो फैराड कैपेसिटर होता है वो भी आपको जो बहुत हैवी होता है। अगर फैराड में जाएंगे तो कैपेसिटेंस बहुत बड़े बड़े लगे होंगे, ठीक है ना। माइक्रो फैराड आपका जो नॉर्मली जो है आप देख सकते हैं, और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस ऑफ 6 फैराड, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपकी जो बेसिक बातें हैं इसको जो दिमाग में रखना अच्छी बात है।
और पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर यहां पर समझ में आपको आ चुका कि पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर ए बाई डी। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो चलते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग यहां पर जो है डिस्टेंस में जो आपका जो अच्छा एक बात और समझिएगा, यहां पर जो पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर है इसका जो कैपेसिटेंस है वो आपका किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो देखिएगा इस वाले फॉर्मूले से आपको यहां पर जो है समझ में आ जाएगा कि कैपेसिटेंस जो होता है वो डायरेक्ट टू ए, यहां पर ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट है। किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे सबसे पहले यहां पर जो है डिपेंड करेगा, और ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, जो आपने प्लेट रखा किसका, मेटल का। कैपेसिटेंस जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर है। एप्सिलॉन आर आपका जो है बेसिकली क्या है, आपने यहां पर जो भी डाइलेक्ट्रिक यूज किया है उसका यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। ठीक है, थर्ड देखिएगा, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/d। डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स आप बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स अगर जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होता है। तो कैपेसिटेंस बेसिकली आपका यहां पर जो है तीन चीज पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड एज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो तीन चीज पे डिपेंड करता है। आप इस बात को बहुत ही अच्छे से दिमाग में रख सकते हैं। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि यहाँ पर जो है एरिया को, यहाँ पर जो आपका ये रखा हुआ है, डायलेक्ट्रिक रखा हुआ है, उसमें कुछ दूर में एयर रखेंगे, कुछ दूर में जो है डायलेक्ट्रिक रखेंगे, चेंज करते रहेंगे, उसका कॉम्बिनेशन देखते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मल्टीपल डायलेक्ट्रिक्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये जो आपका डायलेक्ट्रिक है इसका जो इसकी जो परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी, वो क्या है, एप्सिलॉन R1 है, इसकी क्या है एप्सिलॉन R2 एंड इसकी क्या है एप्सिलॉन R3 है। ये आपके जो दो प्लेट्स थे, दो प्लेट्स के बीच में अगर जो है एप्सिलॉन R1 एंड एप्सिलॉन R2 अगर है, तो इसका मतलब क्या, दोनों का पोटेंशियल जो होगा वो भी अलग अलग होगा। V1, V2 एंड V3 आर द पोटेंशियल ऑफ द डिफरेंट डायलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली हम लोग जो है क्या फाइंड आउट करने वाले हैं कि यहां पर जो है कंपोजिट मीडियम हो, मतलब क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम अगर लगे हों तो उनका यहां पर ओवरऑल कैपेसिटेंस कितना आएगा। ठीक है, मतलब क्या है, आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है तीन मीडियम्स लगे हुए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली कंपोजिट मीडियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कंपोजिट मीडियम। ठीक है, ये चीज को जो है देखेंगे भी और इसको ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर कैसे इसको जो निकालते हैं। यहाँ से एक हमारा एक फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा कि अगर कभी भी जो कंपोजिट मीडियम का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको आप इजिली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल इक्वेशन विच आई विल फाइंड आउट। ठीक है, वेट फॉर दैट। तो यहां पर आप देखिएगा सबसे पहले क्या है, इसका जो डिस्टेंस d1 है, इसका डिस्टेंस d2 है एंड इसका डिस्टेंस d3 है, ये तीनों अलग अलग है। टोटल पोटेंशियल जो इसके अक्रॉस है दैट इज कॉल्ड एज द V इज द टोटल पोटेंशियल विच इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, यहां पर देखिएगा d जो होता है, d इज कॉल्ड एज द फ्लक्स डेंसिटी। d इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम लोग जो है बेसिकली कहते हैं। और ये आपका क्या है, दिस इज सेम, दिस इज द कांस्टेंट। यहां पर हम लोग इसको जो है कांस्टेंट मान रहे हैं, मतलब क्या है, फ्लक्स डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द डायलेक्ट्रिक्स। ठीक है, और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्रिक्स, डी इज द कांस्टेंट, मतलब क्या डी सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा, तभी हम लोग यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो नहीं फॉर्म कर सकते। ठीक है, डी भी कहीं पर अभी लिखा होता है, कहीं पर मैंने इसके पहले जो सिग्मा भी लिखा था, तो सिग्मा और डी आर द सेम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो डी आपका जो फ्लक्स डेंसिटी हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हियर E1, E2 एंड E3, तो E1 इज D इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R इनटू E। ठीक है ना, होता है, सिंपल सी बात है। मैंने बोला सिग्मा, मैंने इसको लिखा था, D से लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत है, सिग्मा भी ले सकते हैं, D भी ले सकते हैं, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो यहां से अगर मैं E1 निकालूंगा, ध्यान दीजिएगा, तो E1 विल बी इक्वल टू D बाई, ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R1 होगा, because D is constant for all types of the dielectrics and epsilon R1 is the relative permittivity of the dielectric 1। बात क्लियर है। तो E1 आपको यहां पर जो है ये मिल गया। सेम एज इट इज अगर मैं आपसे जो है E2 पूछूंगा तो आप यहां पर क्लियरली बोल सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द E2, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द E2। ठीक है ना, E2 को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, देखिएगा E2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2 विल बी इक्वल टू D अपॉन D डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R2। ठीक है, सेम एज इट इज अगर मैं बात करूंगा तो E3 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R3 हो गया। ठीक है, तो E1, E2 एंड E3 आपको यहां पर जो मिल गया। ठीक है, अच्छा, मैंने E1, E2 और E3 बेसिकली यहां पर जो क्यों निकाला है, तो देखिएगा मुझको पता है कि व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल विच इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, दैट कैन बी रिटन एज V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस
V2 प्लस V3, ठीक है, मुझको ये बात पता है। V1 जो होगा दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल। V1 आपका जो है वो क्या होता है, V1 इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी होता है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था द पोटेंशियल अगर आपको निकालना हो और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता हो तो उसमें अगर आप जो है डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहां से आपको जो है पोटेंशियल मिल जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ द EMFT आप वहां पर पढ़ते हैं V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl, तो वहां पर भी यही फॉर्मूला आता है। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, E डॉट डी हो गया। तो अगर मेरे पास यहां पर E प्रेजेंट है और इसमें अगर मैं जो D डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मतलब मुझको यहां पर फाइनली वोल्टेज V मिल जाएगा। और अगर मेरे पास जो फाइनली वोल्टेज V मिल गया तो कैसे भी करके अगर मेरे पास वहां पर चार्ज आ गया तो C इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V होता है। तो C इज इक्वल टू Q बाई V करके मैं वहां पर जो है फॉर्मूला निकाल लूंगा व्हाट इज द ओवरऑल कैपेसिटेंस ऑफ द कंपोजिट मीडियम, बिकॉज हियर द थ्री मीडियम्स आर डिफरेंट, ठीक है ना। तो आई थिंक इट इज बिट क्लियर टू यू, ठीक है। देखिएगा तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। अच्छा V1 अगर मैं यहां पर जो है फाइंड आउट करूंगा तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द V1, तो V1 कैन बी रिटन एज, बहुत ध्यान से देखिएगा, V1 विल बी इक्वल टू E1 इंटू D1। सिंपल सी बात है, जो यहां का पोटेंशियल होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू D1 इज द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू E1 इंटू D1 हो गया, सेम एज इट इज। अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो V2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 विल बी इक्वल टू क्या होगा, इसको हटा देता हूं मैं, इसका नीड नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द V1 इज इक्वल टू कितना आ गया, E1 इंटू D1 आ गया। V2 इज इक्वल टू कितना आ गया, E2 इंटू D2 आ गया। V3 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, E3 इंटू D3 आ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास जो है V1 V2 और V3 यहां से हम जो इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। E1 इंटू D1 प्लस E2 इंटू D2 प्लस E2 इंटू D3 दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, दैट विल बी कॉल्ड एज द टोटल पोटेंशियल व्हिच इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सही है, ठीक है। अब मैं यहां पर जो है रिप्लेस करूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द E1 E2 एंड E3। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको जो है मिटा देता हूं। तो ये देखिएगा यहां से हम लोग इसको जो है लिख सकते हैं कि V विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। V1 की जगह मैं यहां पर क्या लिखूंगा, E1 इंटू D1 प्लस E2 इंटू D2 प्लस E3 इंटू D3, ठीक है। E1 की जगह मैं यहां पर पुट कर सकता हूं, E1 विल बी कॉल्ड एज द D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R1। तो क्या हो जाएगा, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R1 इंटू D1 प्लस D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R2 इंटू D2 प्लस D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R3 इंटू D3, ठीक है ना। यहां से आप जो देख सकते हैं कि हमारा जो है D बाई एप्सिलॉन नॉट जो है दैट इज द कांस्टेंट इन ऑल द टर्म्स, दैट इज द कॉमन इन ऑल द टर्म्स। तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं यहां पर जो बाहर निकाल सकता हूं ब्रैकेट से, और यहां पर अगर मैं इसको जो ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो फिर यहां पर जो है क्या वैल्यू बचेगी उसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा वोल्टेज इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना आ गया, D बाई एप्सिलॉन नॉट मैंने यहां पर जो कॉमन कर लिया तो कितना आ गया, D1 बाई एप्सिलॉन R1 प्लस D2 बाई एप्सिलॉन R2 प्लस D3 बाई एप्सिलॉन R3, ठीक है ना। तो यहां पर मुझको जो है तीनों टर्म का कुछ इस तरह से मिल गया। क्या कोई यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने सारे फॉर्मूले जो पहले बताए उसी को मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, कोई भी नया फॉर्मूला मैं लेकर नहीं आया हूं, ठीक है ना। क्लियर है ये बात, D बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है ना। अच्छा D जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द फ्लक्स डेंसिटी। तो D इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स डिवाइड बाई एरिया, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज चार्ज डिवाइड बाई एरिया, बिकॉज द फ्लक्स इज वॉट, द कॉम्बिनेशन ऑफ द चार्जेस इज कॉल्ड एज द फ्लक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि D इज इक्वल टू क्या, फ्लक्स बाई एरिया इज इक्वल टू क्या आ गया, चार्ज बाई एरिया। तो मैं वहां पे जो है D को इस चीज से रिप्लेस कर सकता हूं। तो D को मैं उठा करके यहां पर रख देता हूं और देखता हूं कि अब क्या आएगा। तो V विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और ब्रैकेट में कितना आ गया, D1 बाई एप्सिलॉन R1 प्लस D2 बाई एप्सिलॉन R2 प्लस D3 बाई एप्सिलॉन R3, ठीक है। तो यहां पर Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए आ गया। अब यहां पर चार्ज जैसे ही आ गया तो मुझको यहां पर कुछ जो है दिख रहा है कि मेरे पास यहां पर वोल्टेज भी दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल, एंड हियर आल्सो हियर आल्सो वी हैव द वैल्यू ऑफ द चार्ज। तो चार्ज भी है और पोटेंशियल भी है। तो क्या मैं यहां पर कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकता हूं, बिकॉज
वी नो द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस। क्या होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला? Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है, ठीक है। तो क्या होता है Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है, इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्या हुआ Q डिवाइड बाई वी आ गया। तो Q अगर आप यहां पर V को इधर लेकर के आएंगे और बाकी सारे फैक्टर्स को उधर लेकर के जाएंगे तो कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, Q डिवाइड बाई V आ गया, उधर कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई, ये ऊपर गया और ये फैक्टर्स जो है नीचे आ जाएंगे, D1 बाई एप्सिलॉन R1 प्लस D2 बाई एप्सिलॉन R2 प्लस D3 बाई एप्सिलॉन R3 आ गया, ठीक है ना। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला आ रहा है, यहां पर कोई जो है कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप इसको जो है दिमाग में नहीं रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आ रहा है आपको, अभी तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहां पर एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको आपको जो ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो आपका जो है वो चीज हो गया, सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। देखिएगा इसका मतलब क्या है, मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, देखिएगा C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A डिवाइड बाई सिग्मा टाइम्स ऑफ D अपॉन एप्सिलॉन R, ठीक है ना। D1 बाई एप्सिलॉन R1 प्लस D2 बाई एप्सिलॉन R2 प्लस D3 बाई एप्सिलॉन R3। बेसिकली आपका जो है, अगर मैं यहां पर जो है तीन मीडियम यूज कर रहा हूं तो D1 बाई एप्सिलॉन R1 आया है प्लस D2 बाई एप्सिलॉन R2 आया है और थर्ड मीडियम जो है D3 बाई एप्सिलॉन R3 आया है। मतलब क्या है, यहां पर I इज इक्वल टू 1 to n आप मान सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ आप कंपोजिट मीडियम यहां पर यूज कर सकते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट कि ये आपका एक जनरल फॉर्मूला हो जाएगा जिसको आप इजिली यूज कर सकते हैं। और साथ में आपको ये भी दिख रहा होगा कि कैपेसिटेंस का ही फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R A डिवाइड बाई D। ये अगर ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R A डिवाइड बाई D, वही वाला फॉर्मूला है, सेम टू सेम। बट यहां पर कंपोजिट मीडियम के लिए D1 बाई एप्सिलॉन R1 आएगा प्लस D2 बाई एप्सिलॉन R2 प्लस D3 बाई एप्सिलॉन R3। अब आप पूछेंगे कि सर इसका यूज कहां पर हमको है, ठीक है ना। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता होगा। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, जब आप पावर सिस्टम पढ़ेंगे, पावर सिस्टम में जब आप जो है पढ़ेंगे द इफेक्ट ऑफ द कैपेसिटेंस, ठीक है ना, तो वहां पर ये चीज आपको जो है समझ में आ जाएगी कि वहां पर जो है इसका पूरा यूज होता है, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है, वहां पर आपके पास जो है तीन कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। अगर सपोज दैट की जो है आपकी जो है 3 फेज लाइन है तो वहां पर जो है 3 कंडक्टर्स होते हैं। अब वो जो आपके 3 कंडक्टर्स हैं उसका बीच में, हर कंडक्टर के बीच में अपना एक वर्चुअल कैपेसिटेंस बनता है और एक कैपेसिटेंस और बनता है जो कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, ठीक है ना। म्यूचुअल कैपेसिटेंस और वहां पर हम लोग जो है ग्राउंड कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटेंस के को लेकर के चलते हैं वहां पे, और उससे हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बेसिकली जो फाइंड आउट करते हैं। तो वहां पर भी इस चीज का बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, तो वहां से भी आपको ये चीज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां भी यूज आएगा। तो हर जगह बेसिकली ऐसा आता रहता है कि आपको जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर आपने जो है डायलेक्ट्रिक यूज किया है तो कैसे होता है, स्टैटिक शील्डिंग होती है वहां पे, वो भी सारे टर्म्स पावर सिस्टम में आप पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा वहां पर। इसी अगर यहाँ पे क्लियर है तो ठीक है ना, ठीक है। तो ये चीज आपको जो क्लियर होगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ओवरऑल कैपेसिटेंस ऑफ द कंपोजिट मीडियम, ठीक है। अच्छा, अगर जैसे सपोज दैट कि मेरे पास ये तो हो गया। अच्छा, अगर सपोज दैट कि मैं यहां पर मान लेता हूं कि मेरे पास बीच में कहीं एयर है, या फिर देखते हैं, ये देखिएगा नेक्स्ट में यहां पर ले रहा हूं मैं, ये देखिए, इसको देखिए आप, इसको हटाता हूं मैं, एक मिनट, ये हट गया, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास एक तरह से मीडियम बन रहा है और इस वाले मीडियम में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है यहां तक क्या है, आपका थिकनेस ऑफ द स्लैब है, या फिर आपका जो है बेसिकली क्या प्रेजेंट है, यहां पर आपका जो डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है और यहां पर आपके पास क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसका ओवरऑल कैपेसिटेंस पूछता है तो आप यहां पर जो ओवरऑल कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं, वो यहां पर जो क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप मुझको ये बताइए कि व्हाट विल बी द ओवरऑल कैपेसिटेंस, ठीक है। देखते हैं, मुझको पता है फॉर्मूला, मुझको यहीं पे यही यूज करना है। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A डिवाइड बाई D1 बाई एप्सिलॉन नॉट, D1 बाई एप्सिलॉन R1। अब यहां पर देखिएगा ये जो डिस्टेंस है भाई, सिंपल सी बात है, मेरे पास यहां पर जो है 2 मीडियम आ गए हैं, एक मीडियम आपका एयर हो गया और एक मीडियम आपका जो डाइलेक्ट्रिक का हो गया है। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज द D1 एंड दिस इज कॉल्ड एज द D2। तो D1 को मैं यहां पर लिख सकता हूं D माइनस ऑफ T। D1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, D माइनस ऑफ T एंड D2 विल बी कॉल्ड एज द T, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 बाई एप्सिलॉन R1, ठीक है ना। तो D1 की जगह मैं यहां पर जो है, D1 की जगह मैं यहां पर D माइनस ऑफ T लिखूंगा डिवाइड बाई एप्सिलॉन R1। इसका एप्सिलॉन R1 कितना होगा, दैट इज फॉर द एयर, इट विल बी 1 प्लस
सेकेंड वाले का हमारे पास कितना है, टी थिकनेस यहां पर गिवन है, तो टी डिवाइड बाई एप्सिलॉन r2, टी डिवाइड बाई एप्सिलॉन r2, ठीक है। तो कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी डिवाइड बाई एप्सिलॉन r2, ठीक है। सिंपल सा यहां पर जो है इक्वेशन बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन मैंने यहां पर बना दिया है और सिंपल ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर कैपेसिटेंस आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा डिफरेंट एग्जाम्स में अलग अलग टाइप्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर जो है 3 मीडियम 4 मीडियम भी पूछ सकता है, तो वहां पर ये फॉर्मूला अगर आपको जो है दिमाग में रखा है तो कहीं पर भी आप जो है गलती नहीं करेंगे। बेसिकली इसका यूज जो है अलग अलग ब्रिजेस में भी करते हैं इन केस ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है ना, मेजरमेंट में भी आप इसी को जो देख सकते हैं। तो आई होप इट इज बिट क्लियर टू यू। इसके बाद देखिएगा हम लोग चलते कुछ क्वेश्चंस पे, इसके ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद जो है